नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज एतवार का दिन है और शहर में मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो आज हम बात करेंगे फिर से जो माता वैष्णो देवी की कल हमने बात की कि जो कुछ इलाका है वहाँ पे उसको फॉरेस्ट से चेंज करके खनन की परमिशन दी गई। इसके अलावा एक और बात कल हुई। शहर के एक प्रसिद्ध जो अखबार है उसने एक खबर छापी कि एनएमसी द्वारा जो है एक अनशेड्यूल्ड जो इंक्वायरी या मैं जिसको कहूँगा इंस्पेक्शन की गई और उसमें कुछ खामियां मिली। दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल की, एक एक मीडिया के अंदर भी एक मोड़ सा दिखाई दे रहा है कि जहां पे जो सपोर्टर्स थे गवर्नमेंट को, जिनको कि एक समय पे गोदी मीडिया बोला जाता था, वो सरकार के थोड़े विरोध में नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके की खबरें वो कर रहे हैं, ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक है हाईवे जो बन रहा है, कटरा दिल्ली नेशनल हाईवे, वो कितना सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित कहने का मतलब एक एक जो आदमी कश्मीर से या कटरा से दिल्ली की तरफ कोई गलत मंशा से जाता है तो उसकी चेकिंग या उसकी सिक्योरिटी, जो दिल्ली शहर की सिक्योरिटी है, उसको कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार। इन सारी बातों पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी सर। सर, जैसे मैंने बात की, हम एनएमसी वाली बात से बात शुरू करेंगे कि एनएमसी ने एक इंस्पेक्शन की, अखबार में छपा कि जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पाएगी। मैं कोट करूंगा। वैसे यहाँ पे हमने भी कुछ लोगों से बात की, यूनिवर्सिटी के लोगों से, तो वो कहते हैं जी ये तो शेड्यूल्ड था, ये तो पहले से प्लान्ड था और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक जो माहौल है जिसमें कि एक पारदर्शी माहौल नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा सबसे पहले। रविश, जैसे आपने कहा कि जम्मू में माहौल ठंडा होता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो गर्मी बढ़ गई है। कहाँ पे गर्मी बढ़ी है? हलचल बढ़ गई है। जिस तरीके से अर्थ न्यूज़ ने परत दर परत वर्किंग ऑफ मेडिकल कॉलेज को डिकोड किया और ये बताया कि मेडिकल कॉलेज लाने में पर्सनल एम्बिशन ज़्यादा दिख रहा था, श्राइन का इंटरेस्ट, डिवोटीज़ का इंटरेस्ट कम दिख रहा था। पहले से की हुई जो गलतियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज से पहले की हुई जो गलती हैं बाय श्राइन बोर्ड, जिन्होंने वो काम किया जो श्राइन बोर्ड का था नहीं, और जो डोनेशंस, जो श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए थे डोनेशन भक्तों के द्वारा, उसका उन्होंने एक किस्म का, हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चनेबल इस्तेमाल किया है। और वो क्वेश्चनेबल इस्तेमाल सामने आ चुका है। यूनिवर्सिटी स्टेट बन गई, स्टेट यूनिवर्सिटी का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सारी सीटें ओपन मेरिट की आ गई। सारी ओपन मेरिटों में मोस्टली सीटें कश्मीर से आ गई। और फिर एनएमसी भी देखने के लिए आई होगी कि ये जितनी बातें मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं, सगर समिति कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर वो सच्चाई देखने आए हैं फिर तो ये स्वागत करने की बात होगी, क्योंकि जो लीडिंग न्यूज़पेपर ने तो यही कहा, और एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पत्रकार है जिनकी वो स्टोरी थी, और उन्होंने कहा कि उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज, ऐसा कुछ पढ़ा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमने बात करने की कोशिश की, हम भी अखबार चलाते हैं, अर्थ न्यूज़ हमारा अखबार है, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने कोशिश की मेडिकल कॉलेज के कुछ ऑफिशियल से बात करने की, तो हमारे सोर्सेज का कहना है कि उन्होंने कहा ये रूटीन इंस्पेक्शन थी, इसमें कोई बड़ा ज़्यादा अभी हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई है कि हम उनको हमारे मेडिकल कॉलेज में कोई डिस्क्रिपेंसीज दिखी हैं। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, तो फिर जो गवर्नमेंट है सेंटर में बैठी हुई, मेडिकल कॉलेज को, मेडिकल एजुकेशन को जो देखती है, और जो एनएमसी के अधिकारी हैं, और जो एनएमसी की रोबस्ट कहा जाता है प्रोसीजरल ऑडिट करने की जो जो जो, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने क्या चेक किया? कैसे एक मेडिकल कॉलेज को दिया गया जिसका रेवेन्यू टाइटल जो था वो एक यूनिवर्सिटी का था, यूनिवर्सिटी एक बोर्ड की थी, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी यूनिटरी नेचर की थी उसको किस तरीके से उन्होंने एफिलिएशन देने वाली यूनिवर्सिटी बना दिया। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी का कॉलेज था फिर तो ये कॉलेज स्टेट कॉलेज हो गया, और अगर ये एक प्राइवेट कॉलेज था तो यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दी इसको। और अगर यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दी है
तो यूनिवर्सिटी के पास ताकत भी नहीं चाहिए ना उसके स्टेचुटरी नॉर्म से एफिलिएशन देने की। आप जो बात उस दिन कर रहे थे रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे थे, रिकॉग्निशन इज समथिंग डिफरेंट, एफिलिएशन इज समथिंग डिफरेंट। उस यूनिवर्सिटी के पास एज ऑफ नाउ बाहर किसी कॉलेज को ताकत नहीं है एफिलिएशन देने की, अपना कॉलेज के अलावा अपने कॉलेज वो बना सकती है। ये कॉलेज उसका नहीं है, ये कॉलेज उसके स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है, और वो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको ये डोमेन ही नहीं है कि वो नॉन जर्नल एजुकेशन में आए, प्रोफेशनल एजुकेशन में आए। ठीक, तो एनएमसी ने अगर ये सारी चीज़ें देखी होंगी, रेवेन्यू टाइटल चेक किया होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बाद में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, डॉक्टरों की कमी तो नहीं थी, वो था, वो सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मेन है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सेमी जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम ये कह सकते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हाफ ट्रूथ्स शेयर किए गए, और चूंकि एक पीछे इसके एक श्राइन बोर्ड था जिसको ये माना गया कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा मेडिकल कॉलेज लाने में, तो उन्होंने इसको एक किस्म का हम ये बोलते हैं कि हाफ इंस्पेक्शन के साथ ही अलाउ कर दिया। नहीं तो अगर प्रॉपर स्क्रूटनी की होती तो शायद मेडिकल कॉलेज आता ही नहीं। जो लोगों में रोष हुआ, क्यों भी मेडिकल कॉलेज आया और श्राइन बोर्ड का कॉलेज आया, श्राइन जो श्री माता वैष्णो देवी जी की श्राइन है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो रिलीजियस श्राइन है ना, उसकी श्राइन के कॉलेज की जब एडमिशन होती है तो वो सोशल कॉलेज बन जाता है, सोशल इंटरप्राइज की तरह उसको यूज़ किया जाता है। और फिर जनता में उसके रोष शुरू हो गया। भक्तों ने भी कहा है तो गलत है कि अगर हमारे लिए ये प्रोविजनिंग ही नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट की मेजॉरिटी के लोग अगर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फंड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिटी के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, वो अपने उस कम्युनिटी के मानने वालों को उसमें प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो इसको तो रिव्यू ही नहीं करना था। अब ये एक बड़ी एम्बिग्यूटी बन के सामने आई, तो हो सकता है एनएमसी ने आके वो जो एम्बिशियस लोग थे उनको चेक किया और आने वाले समय में जो रिपोर्ट अखबार की आई वो सही साबित हो। और जो हमारे को बोला जा रहा है वो एक हो सकता है उनको एक डर और खौफ की बात हो कि अब कैसे माने कि हमने गलत किया है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है ना। और दूसरी एक बात और भी हो सकती है, बचाने के लिए भी हो सकता है कि जो ये शोर मचा हुआ है कि भाई कुछ गलत है, कुछ गलत है, एनएमसी आई, उन्होंने देखा सब ठीक है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। मेरा सवाल ही वही था कि इन पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है सब कुछ, जैसे हम ओपेक है। हाँ, ओपेक है, मीडिया वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एनएमसी ने कर देनी चाहिए थी। हाँ, मुझे एक बात नहीं समझ आई, पूरे देश में एक अखबार ने खबर की, उस खबर के पीछे बाकियों ने खबर की, हम भी मीडिया वाले हैं, तो आप हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे? अगर एनएमसी अगर आई यहाँ पे तो वो वाइट पेपर बोलती है हमने इंस्पेक्ट किया, मैं ये कमी लिखी है और हम इसको देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फैक्ट अब किसी के पर्सनल डोमेन में है, फैक्ट सबके सामने है कि ये एक मैनिपुलेशन से लाया गया इंस्टीट्यूशन है, मैनिपुलेशन से लाई गई यूनिवर्सिटी है, मैनिपुलेशन के द्वारा सारी चीज़ें जो है श्राइन बोर्ड जो है वो कर रहा है। सिर्फ एक काम ठीक से नहीं कर रहा है कि जिन धर्म के मानने वालों की वो श्राइन है उनके राइट्स का वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये बेसिकली एक पूरा प्लान था जो एक्सपोज हो चुका है, जिसके ऊपर अब बात चल पड़ी है, क्योंकि उसी की कड़ी जुड़ती है जो हमने देखा कि वो पूरी की पूरी लैंड दी गई थी माता वैष्णो देवी जी के नाम पे राजाओं के द्वारा, और जब श्राइन उस लैंड का केयर टेकर के तौर पे आता है बोर्ड, वो केयर टेकर उस लैंड को सबलिट कर देता है। हु आर यू टू सबलेट दैट लैंड? बिल्कुल, वो लैंड तो उस माता रानी की श्राइन की लैंड है ना, मंदिर की लैंड है। बिल्कुल, तो केयर टेकर के तौर पे उसके बियॉन्ड माइनिंग का काम है, एक हिंदू श्राइन की ज़मीन के ऊपर माइनिंग का काम है, उसका माल बेचने का काम है, श्राइन का काम है उस देवता का, उस देवी का जो एजुकेशन है, जो उसकी टीचिंग्स है वो लोगों तक पहुंचानी। उनकी टीचिंग है शिकार नहीं करना, उनकी टीचिंग है मीट मांस अंडा शराब सिगरेट नहीं पीना, उनकी टीचिंग है सनातन की प्रमोशन करना, उनकी टीचिंग बेसिकली क्या रविश, राम की टीचिंग को फॉलो करना, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जी का जो अवतरण हुआ वो राम जी से कनेक्टेड है, और उधर वो वरदान है कि जो राम के भक्त होंगे उनको यहाँ से सुख मिलेगा, जो राम के भक्त नहीं होंगे उनको मिलेगा ही नहीं। तो ये एक सीधा सीधा कनेक्शन बनता है रिलीजियस फेथ और उसको उसकी प्रोटेक्शन का। श्राइन बोर्ड ने वहां के उसको एक किस्म का बना दिया सोशल इंटरप्राइज। अब ये वाला काम भी करेगा, अब ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, तो ये सोशल इंटरप्राइज थी जो कि नॉर्मल एनजीओ करती है, अमेरिका से फंडेड।
जो यहाँ आते हैं किसी और मंशा से करते कुछ और है। तो मुझे लगता है एनएमसी की इंस्पेक्शन को बड़ी जल्दी एनएमसी के जो स्पोक्स पर्सन होंगे उनको करना चाहिए, नहीं तो जो ये संघर्ष समिति की आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने इसको एलेबोरेट किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उनके आने पे आए, तो ये अच्छी डेवलपमेंट भी थी, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम डाउट भी करना चाहिए, बिकॉज जब हमने मेडिकल कॉलेज के अफसरों से बात की, जो बात कर पाए, तो उन्होंने कुछ इसमें ऐसी अप्रिहेंशन नहीं दी। और दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है, जनता में जानी चाहिए, सवाल उठता है कि अगर कल को कोई इनकी मैनिपुलेशन सामने आती है विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट, कि ये कॉलेज बनाने में कुछ फैक्ट्स को हाइड रखा गया फ्रॉम एनएमसी, फ्रॉम वेरियस एजेंसीज, और उनके साथ कुछ हाफ ट्रूथ शेयर किए गए। हाफ ट्रूथ शेयर करने की बात आती है नैना हॉस्पिटल की ऑपरेशन से। पहले बात तो नैना हॉस्पिटल को बोला गया ट्रिपल पी कैसी हो गया? अगर एक बोर्ड का हॉस्पिटल ही प्राइवेट है तो प्राइवेट के साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है, तो ये पीपीपी मोड तो होता है मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जो हाई बोर्ड प्राइवेट है एक, तो उसका कैसे हो गया ये पीपीपी मोड? अच्छा, फिर ऐसा पीपीपी मोड कि अगर उस प्राइवेट कंपनी को लॉस होता है तो जो लॉस कवर करेगा वो कौन करेगा? श्राइन पे चढ़ा हुआ उधर से पैसे शिफ्ट किए जाएंगे। और फिर जब मेडिकल कॉलेज लाया गया, उसमें बोला गया कि अब ये हॉस्पिटल तो चुंगी चला गया है नारायणा के पास, तो हम एक नया एमओयू करते हैं कि हमने नारायणा के साथ एमओयू किया। वो पब्लिक में है नहीं। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें जो नया एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि वो पहला एग्रीमेंट जब 2014-15 में हुआ था उसकी वैलिडिटी 21 साल थी, वो अभी वैलिड ही था, तो एक और एग्रीमेंट 2025 में किया गया इस साल, बिफोर दिस कॉलेज इज बीन ब्रॉट। तो अगर वो कॉलेज का जो एग्रीमेंट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सोसाइटी के साथ किया गया है ना, ताकि दिया जाए, तो ये खुद में ही कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। जो लाइबल बनाता है, जो एलओपी सैंक्शन की गई एनएमसी के द्वारा, वो कैंसिल होती है अगर कोई भी डिविएशन मिलती है। और अगर वो कैंसिल होती है तो एक नया सवाल आता है कि बच्चों का क्या होगा। मैं ये आपसे बात कहना चाहता हूँ, देखिए, लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ये 50 सीटें खाली जम्मू कश्मीर में नहीं थी, ये पूरे इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेजेस की सीटें हैं ना, वो उसमें 50 सीटें बढ़ गई। और भी किसी यूटी स्टेट में अगर कॉलेज आया होगा बढ़ गई, जैसे 161 सीटें जे&के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बढ़ी। तो वो अब नेशनल रिसोर्स बोला जाता है इसको, वो आप उसको आप पर्सनल किसी कॉलेज का रिसोर्स नहीं कह सकते हो। अगर वो नेशनल रिसोर्स बढ़ाया गया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कि इस कॉलेज के पास क्षमता है, इस कॉलेज के फैक्ट्स है, तो वो तो बढ़ा, तो उसका राइट हर उस बच्चे का है जिस बच्चे की एलिजिबिलिटी बनती थी अंडर द डायरेक्शंस। लेकिन अगर वो आई ही गलत तरीके से और सीटें कैंसिल होती हैं, तो इन बच्चों को या किसी भी बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है वो किया जा सकता है 2 ही तरीकों से। कुछ लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री पढ़ेंगे, ये गलत बात बोलना बंद कर दो। गवर्नमेंट भी फ्री नहीं पढ़ाती है, बच्चों से फीस नहीं लेती है, आम जनता उसका पैसा पे करती है। गवर्नमेंट का पैसा कोई फ्री थोड़ी आता है, आम जनता से आता है। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर उसमें कुछ क्लॉजेज लगाई गई हैं कि जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि उनका मेरिट हाई होगा, तभी वो जाते हैं उस कॉलेज में। जीएमसी जम्मू में तो वही जाएगा ना जिसका मेरिट हाई होगा, जीएमसी श्रीनगर में भी रवीश वही जाएगा जिसका मेरिट हाई होगा, है ना। तो वो जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट का कॉलेज में पढ़ने का देती है आम जनता, तो उन डॉक्टर्स को फिर बोला जाता है कि आपने कुछ देर के लिए यहाँ पे सर्व करना है। उनके लिए कुछ बॉन्ड्स भी आजकल इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो वैलिड है। अब सवाल आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, रवीश। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या है कि फीस दे के उन्होंने पढ़ना है, और फीस देने वाले बच्चों का मेरिट चेक किया जाता है कि मेरिट में आए तो हो। नीट का पेपर तो देना जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं नीट दे के आए, उनको लगता है नीट कोई मेरिट को सर्टिफाई करने वाला है, तो उनको ये बताना जरूरी है। रवीश, 144 का कट ऑफ था इस बार नीट का। नीट किसको क्वालिफाई बोला जा रहा था? जिसके 720 में से 144 नंबर है ना। लेकिन सीटें लेने की बारी जब आई तो कुछ कैटेगरीज में 300-350 की रेंज आई, बाकी सारी कैटेगरी 400 ओपन मेरिट तो मुझे लगता है पैन इंडिया जो है वो 460-70 के नीचे नहीं आया। अब इन बच्चों का जो मेरिट है, बाद में पहले इन्होंने चॉइस भरी कि हमारे पास हमारे माँ बाप का पैसे हैं, हम ये पैसा दे के पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पैसे देने वालों का मेरिट चेक करो। लेकिन मेरिट वाले थे, पैसे नहीं थे, वो इनसे ऊपर वाले बच्चे हैं जो पढ़ने में इनसे तेज थे, परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा थी, चूंकि उनके पैसे नहीं थे। और गवर्नमेंट अभी नया मेडिकल कॉलेज को ला नहीं रही थी, 161 सीटें ला सकती थी, 200 सीटें लाई होती ये गवर्नमेंट में चले जाते, लेकिन वो नहीं ला सक रही थी। उनको भी फंड्स की ज़रूरत है, कॉलेज बनाने हैं, बिल्डिंग चाहिए, टैक्सी से पैसा आना है। तो श्राइन बोर्ड ने कहा मैं लाता हूँ कॉलेज,
लेकिन उसने जब कॉलेज लाया उसने ये नहीं देखा कि मेरा काम गवर्नमेंट का तो था नहीं, उसने मैनिपुलेशन की, कॉलेज खड़ा कर दिया। कोई हॉस्पिटल था, 4 से थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कॉलेज आ जाएगा। मेरा यहाँ पे बात ये आती है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये किसी प्राइवेट कॉलेज में ही जाएंगे और विद पेमेंट ही पढ़ेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट में भी आते हैं तो गवर्नमेंट की राइट बनता है इनसे वो फीस लेके अपने अपने कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस करना। अगर किसी पॉइंट पे इनको बोला जाता है कि ये ऐसे कॉलेज में जाएंगे जहां इनको उस बच्चे के बराबर फीस देनी पड़ेगी जो बच्चा इनसे मेरिट में ऊपर कॉलेज में गया है, लेट अस सपोज वेरी क्लियरली कि जीएमसी जम्मू में लास्ट कट ऑफ गया 540 नंबर वाले बच्चे का 720 में से, अब इनका है 511, तो अगर उधर एक सीट बढ़ाते हैं ना ये, तो पहला राइट 539 वाले का, 511 वाला जंप नहीं जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? मैं चाहूंगा आप इसको इलेबोरेट करें। जी बिल्कुल। देखिए मैंने इस तरीके के केस जो हैं ये काफ़ी हिंदुस्तान में हुए हैं आज तक कि जिसमें काफ़ी फेक मेडिकल कॉलेजेस तक आए और जिन्होंने कुछ सेशंस भी चलाए, ऐसे भी मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ मैं मित्रों को भी जानता हूं जिन्होंने 1990 के दशक में कहीं एडमिशन्स भी ली थी लेकिन कॉलेज बंद हो गए। तो बेसिकली बात ये होती है, देखिए अगर सरकार करती है कुछ, लेकिन सरकार के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है करने की। यस यस, ये जो कॉलेज है ये कॉलेज की गलती थी और यूनिवर्सिटी की गलती थी कि उन्होंने गलत तरीके से कॉलेज लाया, और वो किस्मत मैं कहूँगा उस बच्चे की थी कि उसको मिला, लेकिन वो कॉलेज गलत था। यस, तो अगर गवर्नमेंट उनको कहीं अकोमोडेट करती है तो हम वेलकम करेंगे, हम वेलकम करेंगे, लेकिन ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कोई। लेकिन वेलकम तब करेंगे इंजस्टिस नहीं हो। हाँ। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडिशनल सीटें दी जाती हैं टू अकोमोडेट देम, तो या तो ये उनको पे करे, या फिर अगर इन्होंने उतनी फीस देनी है जितना गवर्नमेंट का बच्चा पे कर रहा है 20-30 हजार रुपए साल की, तो फिर वो एलिजिबिलिटी बनती है उस मेरिट वाले बच्चे की जो लास्ट कट हुआ। जो मैंने एग्जांपल दी कि जीएमसी में अगर एक सीट बढ़ानी है तो वो राइट इनका नहीं बनेगा, वो राइट बनेगा 539 वाले का। और मेरे हिसाब ये बड़ा जरूरी है बताना लोगों और को। ये तो इनकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है जो मेडिकल कॉलेज इनके मेरिट पे प्राइवेट बच्चा ले रहा था और जो फीस ये अफोर्ड कर सके, वो लाख रुपए ऊपर नीचे भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो इन बच्चों की एडजस्टमेंट तभी हो सकती है अगर ये एडजस्टमेंट कराने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि सर हमारा हो गया, हमें एक इमोशनल फैक्टर है, हम इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें भी पता हमारा मेरिट नहीं था क्योंकि हमें कॉलेज तो मिला नहीं, अगर ये कॉलेज नहीं आता हमें सीट नहीं मिलती जम्मू कश्मीर के यूटी में, बिकॉज हमारी बोपी के थ्रू कौन सी ऑल इंडिया में हमारा आया ही कुछ नहीं। तो हम अगर जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में बढ़ाते हो तो हम रेडी करेंगे पे करना। तो आज आके जम्मू में एक ही प्राइवेट कॉलेज है बत्रा, और बत्रा मुझे लगता नहीं 50 सीटों के लिए उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो करा लेगा। तो फिर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे या फिर नियर बाय स्टेट्स में रिक्वेस्ट करेंगे। देखो जब सरकार जस्टिस करने पर आएगी सब कुछ होगा, इनके साथ भी जस्टिस करना है 50 बच्चों के साथ, लेकिन जो 50 बच्चे उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो इनसे हाई मेरिट के वेट कर रहे हैं उनके साथ भी करना है। बिल्कुल। नहीं तो वो बच्चे बोलते हैं हम भी 5 लाख देने का कमिटमेंट कर देते, हमें ही मिल जाती सीट। तो ये कोर्ट में जस्टिफाई करने की जरूरत है, ये चीजें अभी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब एक गलती होती है कोलेटरल डैमेजेस भी होते हैं उसके। तो हमारी प्रयास यही है, बीइंग एजुकेशन के बिलोंग हम करते हैं, कोलेटरल डैमेज किसी बच्चे को ना हो, ना ही समाज को हो, और डैमेज सिर्फ किसको हो? जिन लोगों ने ये आइडिया कंसीव किया कि एक श्राइन को हम यूज करेंगे एज ए सोशल इंटरप्राइज, एज अ मिस एडवेंचर, और फिर बाद में कोई बोलेगा भी नहीं, अगर कोई बोलेगा तो हम दिखा दें कि हमारे पास तो इम्यूनिटीज़ है, हमारे पास इम्यूनिटीज़ है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हर इम्यूनिटी जो है ना इरोड हो जाती है जब इनजस्टिस और जस्टिस का सवाल आता है, जो मेरा मानना है और जो हमें सिखाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनजस्टिस की सपोर्ट में कभी नहीं आता है, और ना ही कॉमन सेंस ऑफ पब्लिक वो भी जस्टिस की तरफ चलती है। तो एसएमवीडीआईएमबी की इंस्पेक्शन के ऊपर हमने जो समझा वो बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ऑफिशियल पेपर आ जाएगा और बच्चों के साथ भी जस्टिस होगा, और जो बच्चे वेट कर रहे हैं अगर सीटें बढ़ने का, तो फिर वो बड़ा सोच समझ के करने का काम होगा। इनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा, या फिर जो फीस इन्होंने श्राइन बोर्ड के कॉलेज को देनी थी उतनी फीस इनको उन सीटों को देनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों ने रोका, हम पे नहीं करना चाहते, तभी वो लो मेरिट वाला बच्चा आया। और जो बार बार ये अफसर बोल रहे हैं ना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, दिस शोज योर इंटेलेक्ट, कि आप बोल रहे हैं नीट करके आए। भैया नीट इज अ फुल फॉर्म, आज सुन लो मेरे से, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें जो 144 नंबर लेके आया ना उसको भी बोल रहे हैं तू मैरिट है, 144 वाला थोड़ी मैरिट है। उसके बीच में मैरिट उसका है जो अपने कंपैरिजन में परसेंटाइल के हिसाब से देखा जाएगा कि सामने वाले के नमा, ये क्रिकेट मैच है कि किसने कितने ज्यादा रन बनाए उसके कंपैरिजन में।
तो इन बच्चों ने उतना मार्क्स नहीं लिए हैं जितने मार्क्स मेरिट वाले बच्चे ने लिए हैं, लेकिन इन्होंने एक इस्तेमाल किया पावर का जो इनके पास थी, इनके पिताजी और फादर की वजह से, कि उनके पास पैसे थे 5 लाख रुपए सीट लेने को, ले ली। बिल्कुल। आज आप फ्री कर दो कि ये 12 सारी सीटें फ्री हैं, तो फिर मेरिट देख लो, ये दिखेंगे ही नहीं कहीं पे, इनमें से कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनका मेरिट पेमेंट सीट के लिए है, नॉन पेमेंट सीट के लिए नहीं है। और एक और बात हमने ढूंढी रवि, जो पता नहीं जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स हमने 2-3 ढूंढे हैं जिनकी ऑफिशियल कैटेगरी बोपी में आ रही है पुअर एंड बैकवर्ड। मैं हैरान हो गया हूं, पुअर एंड बैकवर्ड। एक दो की तो आरबीए भी है, आरबीए उसी को मिलता है जिसकी सालाना इनकम 5-8 लाख से कम है पेरेंट की। पी एंड बी तो उसको मिलेगी जिसकी 70,000 है। तो इनके पेरेंट को 5-5 लाख कहां से आ गया देने के लिए? ये कल हमने थोड़ा रिसर्च वर्क किया ना, तो इसलिए एनएमसी को चाहिए इस मेडिकल कॉलेज के सारे एंड से देखे, और जनता को मैं ये कह रहा हूं, अवेयर जनता ही जस्टिस के लिए क्लेम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस देने का हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी रुक के एक राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आपसे, कि एक मीडिया, सोशल मीडिया में एक बज़ चल रहा है कि क्या अर्नब एंटी सरकार हो गए हैं। ये भी बड़ा अपने वैलिड पॉइंट उठाया, हम दोनों इस पर डिस्कस कर रहे थे, और मैं सुबह भी देख रहा था। मैंने जो एनालिसिस किया है कि आज तक के साथ क्या हुआ होगा, सुनने में ये आ रहा है, रिसोर्सेज बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी है, कि जब पुतिन यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आज तक पे उनके इंटरव्यू हो रहे थे, जो आज तक इंडिया टुडे के एमडी ओनर्स हैं, मुझे नहीं पता वो एमडी हैं या क्या है, पुरी, मिस्टर पुरी हैं, वो उस टाइम मॉस्को में थे। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये अर्थ न्यूज़ का हमारा एनालिसिस है, क्योंकि वर्ल्ड बटा हुआ है रिलीजन में एंड फिलोसफी में। वेस्ट की फिलोसफी है 2, एक है सोशलिस्टिक, एक है कम्युनिस्ट, और एक है कैपिटलिस्ट। अमेरिकन थॉट प्रोसेस है कैपिटलिज्म का, रशिया का है सोशलिज्म का, चाइना का भी सोशलिज्म मिक्स है, और कुछ कम्युनिटीज हैं जो कम्युनिज्म है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट है प्योरली। भारत प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ रहा है, भारत की सभ्यता ही प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ रही है। तो आज तक की जो अलाइनमेंट रही वो हमेशा रही सोशलिस्टिक की तरफ, क्योंकि उन्होंने सोशलिस्टिक माइंडसेट को सपोर्ट किया, और वो शायद रशिया से इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है रशियन एजेंसीज ने ट्रेड किया हो भारत की गवर्नमेंट के साथ, मुझे जो अप्रीहेंशन है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि अर्नब का ये ऑब्जर्वेशन होगा कि मैं बीइंग द नेशनलिस्ट मीडिया, और अभी वो थोड़ी देर हुए, उन्होंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ नेशन इंटरेस्ट और नेशन फर्स्ट के तौर पे काम किया। अब बीजेपी को उन्होंने इसलिए शायद सपोर्ट किया क्योंकि बीजेपी का भी जो अपेरेंटली वो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, वो नो कम्प्रोमाइज विद नेशनल इंटरेस्ट है, कि उनके रिमोट कंट्रोल जो है भारत से बाहर नहीं है। उनके सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं भारत के हित में लिए जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट में लिए जाते हैं, और वो ना सोशलिस्टिक को ज़रा सपोर्ट करते हैं, ना वो कैपिटलिज्म को करते हैं, ना कम्युनिज्म को। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भारत की फिलोसफी पे बेस्ड है। तो हो सकता है जिस किस्म इंटरनेशनल हालात बने हैं पेट्रोलियम को लेके, जिस तरीके के सैंक्शंस भारत पे लगाए जा रहे हैं बाय अमेरिका और रशिया के साथ, वो कंप्रोमाइज करते अगर किसी बात को लेके, तो कारण यही हो सकता है कि मीडिया एक बहुत बड़ी नैरेटिव चलाता है। हो सकता है इस मीडिया हाउस का, जिसको हम कह रहे हैं, कुछ सॉफ्ट एसोसिएशंस हो विद द रशियन कम्युनिटी या रशियन एजेंसीज, और उन्होंने भारत सरकार को एम्फसाइज किया हो कि हम किस मीडिया उसको चाहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में लाओ, तो उसके आगे उनको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि अर्नब जी को ये बात जल्दी समझ आ जाएगी, और वो जो उनका नेशनल करेक्टर का इमेज है वो उसको धूमिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है वो वही ऑडियंस है जो नेशनलिज्म को फॉलो करती है, जिनके पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा नेशन का इंटरेस्ट है। और वो ऑडियंस अगर देखेगी कि ये ऐसी लाइन्स ले रही हैं जो लाइन्स बाइज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो उसके ऊपर बात, और गलत भी नहीं है। अगर उनको कोई चीज़ दिख रही है कि बीजेपी के द्वारा गलत की जा रही है तो उसको हाईलाइट करना भी गलत नहीं है। लेकिन जो मेरी, इट्स माई पर्सनल, मैं बार बार इसको कोड एंड कोड कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इसमें रशियन थॉट का रोल हो सकता है इन पुशिंग बीजेपी टुवर्ड्स इंडिया टुडे ग्रुप।
बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है। राइट। अब मैं एक अगला मेरा जो सवाल रहेगा वो देखिए जुड़ता हुआ सवाल है राष्ट्र से भी, और अभी SMVDI मामले में भी जुड़ता हुआ सवाल है। हमने देखा अल्फला यूनिवर्सिटी के जो केस में हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट केस में, किस तरीके से कितना 3,000 किलो के करीब का जो एक्सप्लोजिव है वो इकट्ठा किया गया। श्री माता वैष्णो देवी में भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप थोड़ा इस तरीके का माहौल ही बना रहे हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और वो किसी एक खास रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कल को हाईवे बनेगा, एक्सप्रेसवे, करीबन 6 घंटे लगेंगे सिर्फ दिल्ली के जो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है उसको टच करने में। चेकिंग नहीं होती है, चेकिंग कम होती है ऐसे देखो हाईवे रवि, जो आपने पिन पॉइंट किया, आप क्रिटिकल जर्नलिज्म करते हो, आई अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन, बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हम इसको फैक्ट्स पे लाएंगे। आपकी बात सही है कि JNU का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर प्रोवोकिंग द रेडिकलाइजेशन एंड सपोर्टिंग, जैसे अब ममदानी ने वहाँ से लाइन क्रॉस की, और मैं अर्नब को यहाँ सपोर्ट करना चाहूँगा दोबारा से। अर्नब ने दो चीज़ें देखने को मिली। एक, उन्होंने अरावली हिल्स को लेके बीजेपी को काफ़ी कठहरे में उतारा। दूसरी तरफ जब उन्होंने ममदानी की स्टेटमेंट आई अबाउट उमर, तो उन्होंने कहा डोंट क्रॉस रेड लाइंस। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म होता है वो कंप्रोमाइज़ किया जाता है, नहीं किया। लेकिन जो आपने ये बात उठाई, इसमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि कौन सा एरिया रेडिकलाइज्ड है बिल्कुल ज़्यादा, तो ये किसी से छुपा नहीं है। इसमें रिलीजन का उतना रोल नहीं है, इसमें एक्साइटेड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का रोल है। जो मैं कहूँगा, कोई भी रिलीजन को किसी भी लेवल पे, किसी भी रिलीजन को छोड़िए, किसी आइडेंटिटी को भी आप रेडिकलाइज कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम तो अलग चीज़ है, लड़का लड़की में हम कर सकते हैं रेडिकलाइज कि दो भाई बहन है कि तेरी तू बेटी है इसलिए माँ बाप कम प्यार करते हैं, तू बेटा इसलिए ज़्यादा प्यार करते हैं। रेडिकलाइजेशन किसी के लेवल पे भी हो सकती है, पोल्स किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये मानना सच होगा कि कश्मीर का ख़ास तौर पे जब हम सवाल करते हैं तो वहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स का प्रोवोकेशन पिछले 2 जनरेशनों का है, 1931 से शुरू हुआ, आज तक जिंदा है वो, और वो बड़ा एक्टिव भी है और उसको बड़ा सपोर्ट भी मिला। और उसका फैक्ट सामने जब आया, जब अभी रिसेंटली हमने देखा, बार बार आता है, ऐसा नहीं कि एक बार आया, जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जिसको फांसी दी गई थी, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अफजल गुरु को, और उसके नारे लगे यूनिवर्सिटियों में। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्कूल कैंपस से यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो हैं वो टारगेट नहीं है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। बच्चों का दिमाग मासूम होता है, युवा होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, मासूम होता है, युवा होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमिस्ट एकदम हो जाते हैं, वो एकदम उनकी जिसको बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स एकदम फ्लेयर हो जाती है और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत तो है, और इसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि जो यूनिवर्सिटी, अब जैसे जम्मू का पूरा नेशनल हाईवे 50 किलोमीटर के स्पैन अगर हम एक्सपैंड कर दें, 80 चले जाते हैं फ्रॉम एम्स टू श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है ये कोई 80-85 किलोमीटर का टोटल स्पैन होगा, जितना कि किसी भी जगह पे नहीं है। और हमारे पास 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे वनरेबिलिटी है, नेशनल सेट्स हैं ये, ठीक है। और उसके साथ कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जब आता है, एक्सप्रेस हाईवे का मतलब ही है कि गाड़ी की स्पीड 120-130 होगी, तो आप वहाँ पे ये तो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि स्क्रूटनी बहुत जल्दी करना आसान होगा। और जब वहाँ पे स्टूडेंट का अप्लाइंग बहुत कंफर्टेबली होगी, स्टूडेंट ऑलरेडी टारगेट है एंटी नेशनल एलिमेंट्स का, तो ये एंगल तो डेफिनेटली सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि कैसे एक्सप्रेस हाईवे को सिक्योर किया जाए फॉर द मूवमेंट फ्रॉम कटरा, from the peripheries of a radically charged area to the capital। और ऊपर से जिस तरीके की डेवलपमेंट खालिस्तान मूवमेंट कर रहा है, अमृतसर भी उससे छुटका हुआ नहीं है। क्योंकि अभी हम धुरंधर मूवी में देख रहे थे कि वो कह रहे थे अब हम चाहते हैं कि खालिस्तान में भी प्रोएक्टिविज्म बढ़े। देखने को मिला, देखो मूवी से भी चीजें दिखाते हैं। तो जैसे अभी भी हुआ, पुन्नू चुन्नू भी एक्टिव हुए हैं। तो ये एक्सप्रेस हाईवे एक दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इसमें एक्टिव रहना है, कैंपसेस को भी सैनिटाइज करने की कोशिश करनी है, एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस बढ़ानी है। और जो लोग थिंकर्स हैं, जो ऐसा सोचते हैं, उनसे सवाल जवाब करके, उनसे बातचीत करके देखना है कि कैसे नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे, नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोटेक्टेड रहे। और नेशनल असेट में ना बिल्डिंगें नहीं है कॉलेजों की, नेशनल असेट में उन कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल, वो देश का फ्यूचर है। उनको कैसे हमने कन्विंस करना है कि जो थॉट
देश के बाहर से आ रहा है, चाहे वो यूएस से आ रहा है, चाहे वो रशिया से आ रहा है, चाहे चाइना से आ रहा है, चाहे वो किसी पाकिस्तान नाम की एक प्रॉब्लम से आ रहा है, उससे आपने कैसे अपने आप को सैनिटाइज करना है। तो वो एक ही तरीका है नेशनलिज्म को बढ़ाना। और जो लोग हाइपर नेशनलिज्म की बात करते हैं उनको बताना है कि जितनी बड़ी इन्फेक्शन होगी उतनी बड़ी एंटीबायोटिक की जरूरत होगी। तो आज भारत की जो हाइपर नेशनलिज्म है वो जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा भारत के पास चारा नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक और मेरे मन में एक बात है कि एक कल शाम को ऑर्डर आया, रात को लेट ऑर्डर आया कि 2 तारीख को गवर्नर समन कर रहे हैं असेंबली को। तो एक बज बजा स्टेटहुड, कहीं कुछ स्टेटहुड की बात है क्या, कहीं कुछ ऐसी, क्योंकि उसमें डिटेल नहीं थी। सुबह आते पता लगा नहीं जी बजट सेशन की बात है। स्टेटहुड की बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन है, राइट है, बेसिकली स्टेटहुड राइट है आपके, क्योंकि यूटी के अंदर जो आपके एमएलएज हैं वो कानून नहीं बना सकते, तो वो बेसिकली एक थोड़ा सा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है इन अ डेमोक्रेसी। लेह लद्दाख के लोग हैं, वो कहते हैं जी हमें 26 असेंबली सीट्स दीजिए, जी, उनकी डिमांड है। 26 वो 30 भी बोलते हैं कि 30 भी बन सकती है जी हमारी। जी 30 बोलते हैं वो, 30 असेंबली सीट्स तक हमारी बन सकती है। तो क्या आप कुछ देखते हैं, कोई क्या ऑप्शंस हो सकते हैं स्टेटहुड के? तुमने बहुत बढ़िया एक सवाल पूछा रविश, और आम जनता को भी मैं चाहूँगा इस पे सोचे। जब तुम कल मेरे से ये बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी देर तक रात को इसके बारे में सोच विचार करता रहा, और एक ख्याल दिमाग में आया, एक मॉडल दिमाग में आया कि महाराजा गुलाब सिंह फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैं, और तिब्बत तक वो इसको फैला सके। जब उन्होंने तीनों खत्तों को जोड़ा तो भारत का जो हमारा ये फ्रंटियर है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो गया। जब तक ये जुड़ा हुआ नहीं था तो भारत में इन्वेजन्स होना बड़ी इजी थी। क्रेडिट गोज टू 2 स्टालवार्ट्स, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। अब जो हालात महाराजा गुलाब सिंह जी के जनरेशन में आए, जब लास्ट रूलर यहाँ पे हुए प्रिंसली स्टेट के, वो हुए महाराजा हरि सिंह, हालात बदलना शुरू हुए इंटरनेशनली, और डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की। और डेमोक्रेसी भी इन्फेंसी में है। जो किंगडम्स के रूल्स थे ना भारत, इंडिया, वर्ल्ड में, वो बड़े मैच्योर हैं। अब ब्रिटेन में आप देखिए, ब्रूनी में देखिए, अरब एमिरेट्स में देखिए, वो बड़े मैच्योर क्यों हैं? क्योंकि गवर्नेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के स्टेट के स्ट्रक्चर में किंगडम बड़ा डिफाइंड हो चुका है। डेमोक्रेसी भी इन्फेंसी में है, एक्सपेरिमेंट जोन में है कि भाई आप कन्विंस कर लो 30% मेजॉरिटी के वोट को अगर आप ला सकते हो और वोट कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप जो आपके अगेंस्ट लोग वोट किया 60% ने, आप उनको कर सकते हो रूल। तो मेजॉरिटी बेसिकली नहीं है, मैनेजमेंट है। तो अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब तक प्योर मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अभी तो नहीं ना, अभी सीटें जीत ली। तो कश्मीर में तुमने ये भी देखा कि 100 सीट के ऊपर 100 वोट लेके बंदे ने एमएलए ली है, हंड्रेड्स में। आपने देखा ही है 2-3 साल असेंबली पहले। अभी वाले हालात की बात नहीं करना, 96 की बात मैं कर रहा हूं, 2001 में, 2002 में। इसी के चलते हुए हम ये देखते हैं रवीश की महाराजा गुलाब सिंह की जो स्टेट थी, जो कामयाब रही, जो स्ट्रांग रही, वो थी जब जम्मू कश्मीर से जुड़ा, कश्मीर लद्दाख से जुड़ा, लद्दाख तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचा। बिकॉज जियोग्राफिकली ना हम अलग नहीं रह सकते, हमारी रोड्स, हमारी कनेक्टिविटी। बिकॉज अभी देख, जब -डिग्री टेम्परेचर होता है लद्दाख में, तो उनको प्लेन्स की ज़रूरत थी। वो प्लेन्स दूसरे राजे की टेरिटरी थी, तो वो आना मुश्किल था। तो जब महाराजा गुलाब सिंह की टेरिटरी हुई, तो आपस में तो सिटीजन एक दूसरी जगह जा सकते थे। वो एक किस्म का उनकी रियासत का हिस्सा हो गया। तो लद्दाख वाला, करगिल वाला कश्मीर आ गया, कम ठंडे इलाके में। कश्मीर में ठंड बढ़ी, वो जम्मू आ गया। तो एक कन्वीनियंस, जियोग्राफिकल कन्वीनियंस है ये, जो कि पाकिस्तान की इन्वेजन और चाइना की इंक्रोचमेंट की वजह से डिस्टर्ब हुई। और उसका इलाज करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, किसी का ऑपरेशन करना जरूरी होता है। तो ये यूटी बना के, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना के, सेंटर की सीरियस सरकार ने इसको ठीक करने की कोशिश, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा। कैसे कामयाब रहा? टेररिज्म को बहुत हद तक नकल डाउन कर दिया गया है, और जो उसके सिंपथाइजर पिछले 17 सालों में बनाए गए, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। अब इसने आगे बढ़ना है। तो मेरा ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो भी इस पर सोचें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से जुड़ना है एज ए स्टेट। लेकिन इस बार वो जुड़ाव जो होगा ना, वो कैसे होगा? लद्दाख की एस्पिरेशन भी सेटिस्फाई होनी है, जम्मू की भी होनी है, कश्मीर की भी होनी, अपीजमेंट किसी की नहीं होनी। तो जैसे किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं,
फिर रीजनल काउंसिल ऑलरेडी थी, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस भी हैं, ठीक है। उसके साथ में कैबिनेट होती है। तो मैं ऐसे सोच रहा था, एक मॉडल सोच रहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख महाराजा गुलाब सिंह वाला लद्दाख वापस बन गया है, लेकिन उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कैबिनेट की जो अलॉटमेंट है सीट्स, कैबिनेट की बात, कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टेरियल कैबिनेट है उसमें इक्वल नंबर शेयर हो रहा है, कश्मीर का भी, जम्मू का भी, लद्दाख का भी इक्वल नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कैबिनेट बन रही है, एक ये। दूसरा, अगर लद्दाख में प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे 30 सीटें आ सकती हैं या 25 सीटें आ सकती हैं, अगर वो स्टेट बनाई जाती है आइसोलेटेड अकेले, तो वो सीटें एक हाइपर असेंबली में बना दी जाए, जिसमें लद्दाख की भी 25-30 सीटें होगी, जम्मू की ऑलरेडी पोस्ट, हम इसको माने अगर कि आपका भी आर्गुमेंट होता है कि सर ये जो इन्होंने इस बार डिलिमिटेशन की है, ये इन्होंने सेंसेक्स 2011 का लिया है, अगर प्रेजेंट सेंसेक्स लिया जाता तो जम्मू की सीटें शायद 55 होती। ये तेरा मानना है ना? बिल्कुल। तो हम इसको ही लेके चलते हैं कि अगर एक नया मॉडल, महाराजा गुलाब सिंह मॉडल बोलूंगा मैं उसको, आए और उसमें लद्दाख को भी 30-32 सीटें मिले पूरे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद कश्मीर का भी जितना उसका एरिया बनता है उतनी सीटें उसको मिल जाए, और जम्मू को जितनी भी जम्मू मिल जाए। तो उस असेंबली को फिर से रिवाइव करके हम JNK को जिस हालत में सेंटर की सरकार ने लिया था वापस दे दिया, विद मॉडिफिकेशंस, विद लोकल एस्पिरेशंस। तो वो मॉडल आने वाले हजारों साल तक सस्टेन करेगा। क्योंकि जैसे होता है ना कि किसी को टांग टूटी है तो एक है टांग काट दो, एक है टांग लो, नया ऑपरेशन करो, वापस स्टील रॉड डालो और अब उसको छोड़ दो। तो उसके बीच में 3-4 चीजें और उसमें ऐड करनी पड़ सकती हैं, जैसे कंटोनमेंट्स क्लियर करनी पड़ेंगी, बॉर्डर के 5-5 किलोमीटर एरिया वो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर रहेगा, और जो लोग वहाँ से डिसलोकेट किए जाएंगे वो बैक एरियाज पे सब स्टेबल होंगे। तो जो लद्दाख की एस्पिरेशन है वो भी सेटिस्फाई होगी, हम अपना कानून बना सकते हैं। और जो वहाँ पे 6 शेड्यूल की डिमांड है उनकी, उसको भी देखा जाए कि कितने एथनिक ग्रुप्स हैं जिनको ये ज़रूरत है, ताकि लैंड बैंक का इस्तेमाल स्टेट करे और स्टेट के थ्रू सेंटर करे। और बजाय इसके कि हम लोग, जैसे कुछ लोग इस टाइम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हक बनता है, आपका थॉट है, मेरे को लग रहा था कि जोड़ना वापस ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, बजाय इसके कि फर्दर डिवीजन की जाए। बिकॉज कश्मीर में ठंड इतनी पड़ती है कि अगर कश्मीर आइसोलेट होता है और जम्मू एक अलग स्टेट है, तो अब जियोग्राफिकली बताओ, मौसम वाइज बताओ किस तरीके की डिवीजन होंगी एक। और अगर लद्दाख की बात हम करें, लद्दाख कितना मुश्किल है आज भी जम्मू में, अगर आप देखेंगे उनके लिए मनाली के रास्ते चंडीगढ़ जाना इतना ईजी नहीं है। उनका एक सिविलाइजेशनल 4 पीढ़ियां तो हो चुकी हैं जम्मू के साथ जिनका कोलैबोरेशन है, ज्यादा 4 पीढ़ियां माने, डोगरा रूल्स के टाइम से माने 5-6 पीढ़ी होगी होंगी। तो आप उसको एकदम खत्म करने की बजाय रिवाइव करने की कोशिश करो कि हमने यूटीए बनाई, आप यूटी से सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि सेंटर को लगा था कि यूटी बना के दे देंगे, लद्दाख सेटिस्फाई हो गया, आपको भी स्टेट चाहिए। जम्मू भी परेशान है, कश्मीर थोड़ा सा स्टेबल है क्योंकि कश्मीर के जो एस्पिरेशंस हैं वो कुछ और हैं, और वो एस्पिरेशन अगर पूरे नेशन को सिक्योरिटी की थ्रेट डालते हैं तो वो सुनने नहीं जा सकते। तो लद्दाख को ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी जाए उस असेंबली में, जम्मू को ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी जाए, कश्मीर को भी जस्टिस किया जाए जितनी उनका हक बनता है। तो उसी हिसाब से तीनों खितों को जोड़ के वापस एक स्टेट जम्मू कश्मीर वापस दे दी जाए, और विद ऑल द सिक्योरिटी चेक्स, कि जिस तरीके से कि आर्मी को ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उस तरीके की जिस तरीके की हम समझते हैं कि परमिशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर लेनी है। तो सेंटर के पास इतनी ताकत है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इतनी ताकत है कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उससे स्टेट भी मिल गई, और जो एक डोमिनेंस लोग फील करते थे कि कश्मीरी डोमिनेट करता है लद्दाख में, कश्मीरी डोमिनेट जम्मू में करता है, वो भी नहीं रहेगी। बिकॉज कैबिनेट बर्थ होनी ही डिवाइड है। अगर 12 कैबिनेट मिनिस्टर बनने हैं तो बनने ही 4-4 हैं। तो ना लद्दाख इंजस्टिस करेगा कश्मीर के साथ, ना कश्मीर करेगा लद्दाख के साथ, ना लद्दाख और कश्मीर करेंगे जम्मू के साथ, ना जम्मू करेगा लद्दाख के साथ। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है लद्दाख का चीफ मिनिस्टर हो, है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप 3 रख लो, रीजनल काउंसिल और 2 बना दो। मैं कह रहा हूँ जो रजौरी पुंछ वाले कहते हैं जी हमें चिनाब वैली की हिल काउंसिल चाहिए, हमारी नीड्स अपनी है, बना लो। हिल काउंसिल की फंडिंग तो सेंटर ही करेगा ना, तो वो फंड्स ग्राउंड लेवल पे भी जाएंगे, ऊपर भी आएंगे, और फिर हम अपने नेशन के एनिमीज के साथ डील कर सकते हैं आराम से, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो पाकिस्तान हो।
तो दिस कैन बी द सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनता से भी कहूँगा जो हमारा शो देख रहे हैं कि अपनी राय, जो हमारे जो 4 टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की, जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।